ठीक है, तो सुनो, लास्ट वाला जो अपना वीडियो था उसके अंदर हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बातें कर ली थी, ठीक है ना। हम लोगों ने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली थी। आज अपन लोग क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ एक अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, मतलब जो काम की हैं, ठीक है ना, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कई चीज़ें तो होती हैं यार कंसेप्चुअल होती हैं, कंसेप्ट लगाओ आंसर पाओ, पर कई जगहों पे क्या होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें पहले से पता हो तो अच्छी बात है ना, तभी तुम उस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे बाद में, जो अच्छे एग्जाम्पल होंगे, मतलब वो वाले एग्जाम्पल जो तुम्हें ना कुछ नया सिखा के जाएंगे या जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, वैसे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में एक कंक्लूजन निकाल लिया था कि भाई जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे तो 3 चीज़ों का चेक करना। अगर रेजोनेंस है तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा रेजोनेंस। उसके बाद में आता है हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर लास्ट में आता है हमारे पास में कौन, इंडक्टिव, ठीक है ना। अब कौन सा रेजोनेंस लेना है वो मैं बता चुका हूँ, कौन सा इंडक्टिव लेना है वो मैं बता चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार पहले प्रीवियस जो वीडियो है उसको देख लेना, फिर बात करेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। अगली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो है CPM कैटायन के बारे में, ठीक है ना, CPM कैटायन के बारे में, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन कहते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या करता है, ये है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कैटायन है। अब ये एक्चुअली स्टेबल क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो इसके स्ट्रक्चर को, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि भाई ये तुम्हारा ऐसा दिखता है, ये तुम्हारे पास में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, सपोज़ ये इसका हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन ऐसा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन एटम के ऊपर, बाहर की तरफ, रिंग के बाहर वाले कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है ना, एक्चुअली तुम जानते हो कि यार ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर इंटरनल एंगल कितना होता है तुम जानते हो, 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात तुम्हें पता है। तुम्हें ये भी पता है कि यार ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 चला हुआ है, ठीक है। अब sp3 है तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना होना चाहेगा, 109 डिग्री, मतलब रफली 109 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको देखो, अगर तुम इसकी ओवरलैपिंग देखो तो तुम ऐसे देखोगे कि यार ये इसकी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और ये दूसरे वाले की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, ठीक है ना, दोनों ने ओवरलैप कर लिया होगा। सिमिलरली अगर तुम इस वाले कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो तो वो ऐसी होगी, और इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक सेकेंड, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है पर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो, ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। और सिमिलरली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसकी और इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैप करवा दूँ। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने जैसे मान लो ये वाला कार्बन एटम उठाया, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन एटम उठाया, उसकी 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उठाई, ठीक है ना। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाली थी और दूसरी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ये वाली है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना भाई, 60 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल होना कितना चाहिए था, 109। ध्यान सुनना, बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 109 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 होता है, 109। बट एक्चुअल में तुमने उसको कितना खुलने दिया, केवल 60 डिग्री। भाई तुम खुद बताओ ना, कोई एक गेट है, इसको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की तरह समझो, तुम्हारे पास कोई एक गेट है, उस गेट में ना स्प्रिंग लगी हुई है, या तुम्हारे गेट घर में ऐसा दरवाजा होगा, एक जाली का दरवाजा होता है ना अपने घर में, अपन खोलते हैं फिर छोड़ते हैं तो वापस बंद हो जाता है। तो इसका जब हम खोलते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हैं, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं ना वो वापस गेट बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर कैसा है कि ये गेट है ना 109 डिग्री खुलना चाहता है, बट तुमने उसको क्या स्प्रिंग लगा करके केवल 60 डिग्री खुलने दिया, ठीक है। खुलना कितना चाहता है, 109 डिग्री, बट तुमने खुलने कितना दिया, 60 डिग्री। इसका मतलब तुम उसके अंदर कुछ स्ट्रेन पैदा कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रेन निकालते हैं ना, एंगल स्ट्रेन निकालते हैं, वो एंगल स्ट्रेन निकाला कैसे जाता है, एंगल स्ट्रेन हम लोग निकालते हैं जितना वो है, मतलब जितना वो होना चाहता है, कितना होना चाहता है, 109 डिग्री होना चाहता है, 109 खुलना चाहता है, क्यों, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 109 वो खुलना चाहता है, पर तुमने तो खुलने कितने दिया, केवल 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो बताओ कितना बचा, 49 डिग्री। तो ये जो 49 डिग्री है ना, ये एज अ स्ट्रेन प्रेजेंट है, एज अ स्ट्रेन प्रेजेंट है इन दो बॉन्ड्स के बीच में। किन दो बॉन्ड्स के बीच में, इन दो बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड आपस में 109 डिग्री पे रहना चाहते थे, पर 109 डिग्री पे रह नहीं पाए बेचारे, 60 डिग्री पे ही रह रहे हैं। अगर 60 डिग्री पे ही रह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें 49 डिग्री का क्या स्ट्रेन है। तो एक्चुअली होता क्या है, CPM जो कैटायन होता है ना, उसके अंदर ये जो
ये जो बेंट ऑर्बिटल्स हैं बाहर की तरफ, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करती है इस पी ऑर्बिटल को, ठीक है। तो इसके ना हम लोग कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम इसको एक तरीके से समझा सकते हैं, वो ऐसा है कि भाई तुम अगर मान लो इस पूरी पिक्चर को मैं सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाना चाहूँ तो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसा बना सकता हूँ। देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिखेगा सिंपल, ठीक है। तुम कुछ मत करो, तुम ये समझो ना कि तुम एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले बॉन्ड से प्रोवाइड कर रहे हो इस कार्बोकेटाइन को, तो तुम्हारा जो रेजोनेट, जो इसी चीज़ को मैं बनाऊंगा तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आ गई एक कहानी। दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि यार जो तुमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले बॉन्ड से प्रोवाइड करी ना, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम इस वाले बॉन्ड से प्रोवाइड करो, यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसा बनेगा, देखो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना वो इस वाले कार्बन एटम पे क्रिएट हो रही है, तो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिख गया। तो तुमने ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए और तुमने कह दिया कि भाई ये जो बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल को, ठीक है ना। तो इसीलिए जो CPM कैटायन होता है वो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक। अब मान लो मैं यहीं पे तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है, मैं यहीं पे एक क्वेश्चन दे दूँ कि भैया ये लो CPM, ठीक है, एक कैटायन तो मैं तुम्हें ये दे दूँ और एक कैटायन में तुम्हें दे दूँ ये 4 मेंबर की रिंग वाला, ठीक है, और मैं बोलूँ कि बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या चलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ना हमेशा एंगल स्ट्रेन निकालो। देखो एंगल स्ट्रेन देखो यहाँ पे कितना है भाई, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना है, sp3, मतलब वो कितना खुलना चाहता है, 109 खुलना चाहता है। तुमने कितना खुलने दिया बताओ, इंटरनल एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 49 डिग्री का स्ट्रेन है मेरे पास में। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में आ जाओ, एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। देखो भाई तुम्हारे पास इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना है, 109 डिग्री, मतलब वो 109 खुलना चाहता है, पर तुमने उसको कितना खुलने दिया, केवल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर में इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, तो माइनस तुमने 90 डिग्री कर दिया, तो ये कितना हो गया, 19 डिग्री का स्ट्रेन है। तो तुम क्या देख रहे हो कि भाई एंगल स्ट्रेन पहले वाले के अंदर 49 है और दूसरे वाले में 19 डिग्री है, तो बताओ ज़्यादा स्ट्रेंड सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट वाला है, उसमें ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये स्ट्रेन ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। सेकंड वाले में ऐसा केस नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टेबिलिटी होती है वो फर्स्ट वाले की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड वाले की, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई तुम्हारा जो CPM कैटायन है वो कैसा होता है, हाईली स्टेबल होता है। CPM कैटायन के बारे में अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो अब तुम्हें पता चल चुकी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा एक केस जो तुमसे पूछा जा सकता है। वो तुम ऐसा पूछ सकता है कि भाई मान लो मैंने एक कार्बोकेटायन बना दिया भाई ये वाला, एक कार्बोकेटायन बनाया ये वाला, और एक कार्बोकेटायन में बनाता हूँ ये वाला, और अब मैं तुमसे पूछूंगी बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सिंपल है, यहाँ पे तो तुम्हें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट लगाना है। देखो पहला वाला जो केस है ना वो साइक्लिक है, ठीक है ना, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है, या तुम ऐसा कह दो कि सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, सारे के सारे कार्बन एटम कैसे हैं, sp2 हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूँ कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, भाई अगर सारे के सारे sp2 हैं तो प्लेनर तो होगा ही होगा, नाम में ही आता है ट्राइगोनल प्लेनर। तुम्हारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ऊपर की 3 कंडीशन ऐसी हों, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, और तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में प्रेजेंट हो, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। ये कहानी हमें पता है, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला भी साइक्लिक है ना, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है मतलब सारे के सारे sp2 हैं, ठीक है ना, और प्लेनर भी है, और प्लेनर भी है, पर इस बार जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो 4n + 2 पाई के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि भाई एरोमेटिक की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में किसकी आती है, नॉन एरोमेटिक की, और लास्ट में किसकी स्टेबिलिटी आती है, कौन से कंपाउंड की, एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है ना, बट हम लोग कई बार ना जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर हम लोग देखते हैं कि डाइमराइजेशन वगैरह हो जाता है, तो वो कंसेप्ट आगे की बात है, जब हम बात करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अभी तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा, नॉन एरोमेटिक की कम, और एंटी एरोमेटिक की सबसे खराब। तो अगर तुम्हारे पास में कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर कैटायन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और एंटी एरोमेटिक में कोई कैटायन है तो वो सबसे खराब होगा, ठीक है।
ये कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ना मैं एक तुम्हें जनरलाइज्ड ऑर्डर देता हूँ, मैं तुम्हें एक जनरल ऑर्डर दूंगा कि भाई तुम जो कार्बोकेटाइन है उसकी एक ऑर्डर लिख सकते हो क्या, और क्या तुम उसको समझ सकते हो। तो मैं वो ऑर्डर लिखने की कोशिश करूँगा, और पिछले वीडियो में और अभी तक जितना हमने सीखा ना उससे हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इस ऑर्डर को। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा भैया जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सीसी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ सीसी। देखो पहला जो मैं लिख रहा हूँ वो है तुम्हारे पास में कुछ ऐसा, ठीक है, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा है तुम्हारे पास में कि मैंने ना इस बार एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग को कर दिया कम, ठीक है, और उसकी जगह क्या हाइड्रोजन चिपका दिया। फिर मैंने क्या किया, इस बार ऐसा लगा करके और एक और साइक्लोप्रोपाइल रिंग है ना जो, उसको कम कर दिया, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसमें स्टेबिलिटी क्या चलनी चाहिए। तुम जानते हो कि यार ये तुम्हें एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन के यूनिट की तरह दिख रहा होगा, है कि नहीं। सिमिलरली ये एक दूसरी CPM यूनिट की तरह दिख रहा होगा। सिमिलरली तुम्हें क्या नाम से ये एक तीसरी CPM यूनिट की तरह दिख रहा होगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर पहले वाले में 3 CPM यूनिट्स दिख रही है मुझे। अगर मुझे इसके अंदर 3 CPM यूनिट्स दिख रही हैं तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में तो देखो मेरे को केवल 2 ही CPM यूनिट दिख रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, और लास्ट वाला तो CPM ही है, ठीक है ना। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है ना। इसको एक बार सही कर लेते हैं पहले वापस से, ठीक है। तो देखो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा, इतना समझ में आ गया। उसके बाद जैसे मान लो कि मैंने कार्बन ले लिया और कार्बन के ऊपर 3 बेंजीन रिंग लगा दी, 3 क्या करी, बेंजीन रिंग लगा दी। अब बेंजीन रिंग को एक काम करते हैं ना अपन लोग, बेंजीन रिंग को pH से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, pH से। मान लो तुमने बेंजीन रिंग ली और उसके ऊपर 3 pH ग्रुप लगा दिए, तो बेंजीन रिंग क्या कर सकती है बताओ। बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करवा सकती है कि नहीं। या तुम ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर ना तुम्हें 3 बेंजाइलिक यूनिट्स मिल रही हैं, ठीक है ना। बेंजाइलिक क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले, ठीक है ना। बेंजाइलिक क्या होता है देखो बता देता हूँ वापस से। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर एक कार्बन लगा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बेंजाइलिक यूनिट कहते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में 3 बेंजाइलिक यूनिट दिख रही हैं, एक ये वाली, दूसरी मेरे को दिख रही है ये वाली, और तीसरी जो यूनिट है वो मुझे दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो 3 यूनिट दिख रही है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लो मैं एक बेंजीन रिंग को कम कर दूँ तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे मैंने इस बार लगा दिए 2 बेंजीन रिंग और यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। इससे कम किसकी आ जाएगी, इससे कम आ जाएगी जब मैं एक ही pH ग्रुप लगाऊंगा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो ये तो तुम्हारा एक्चुअली बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ही है, बेंजाइलिक CC ही है। अब देखो यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों को ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि भाई अच्छा चलो ठीक है, जो क्या है वो मैं थोड़ा आगे बता दूंगा। अभी तो तुम सुन लो बस एक बार, ठीक है ना। ये और बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी जो होती है ना वो लगभग कंपेरेबल होती है किसके, एलाइलिक के। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक CC, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं। एलाइलिक कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो लगभग सिमिलर होती है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के, बट तुम ऐसा कह सकते हो कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ऐसा हमारे लेवल पे हम कहते हैं। बाकी अगर तुम और हायर लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो तुम्हें ये पढ़ाया जाता है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, कंपेरेबल होती है। क्यों? क्योंकि एलाइलिक के जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं। बेंजाइलिक के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हम अभी के लिए हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है अपने लेवल पे, जो हम जेई के लेवल पे पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में कौन, उसके बाद में आता है हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर आता है हमारे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, लास्ट में आता है मेरे पास में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और एक और अगर तुम लिखना चाहो तो मिथाइल केटाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो एक रफ स्टेबिलिटी ऑर्डर बन चुका है हमारे पास में, जिसको हम अपने कंसेप्ट से समझ सकते हैं। हमें पता है कि भाई CPM बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हमने उनको सबसे ज़्यादा स्टेबल दिया। फिर हमने बोला है कि भाई हमारे पास में जैसे जैसे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग हम एक एक कम करते जाएंगे। अगर मान लो बेंजाइलिक यूनिट्स कम करते जाएँ तो बेंजाइलिक यूनिट कम करते जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ना एक डाउट क्रिएट होता है, कई लोगों को ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, बेंजाइलिक वाले से, ठीक है ना। रियलिटी में देखा जाए ना तो ऐसा ही होता है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा ही होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इन 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो स्टेबिलिटी होगी ना वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेंजाइलिक वाली, ठीक है ना। रियलिटी यही है। बट अपने लेवल पे अपन ये पढ़ते हैं कि भाई जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू
ये अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है ना। इसमें तो क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसके अंदर क्या होता है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और हमने अभी भी पढ़ाई है कि भाई रेजोनेंस का जो इफेक्ट है या जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऐसा हमने अभी के लिए पढ़ रखा है कि भाई रेजोनेंस जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बट ये कंप्लीटली सही नहीं है, रियलिटी कुछ और है, रियलिटी ये चीज़ होती है, ठीक है। बट अगर तुम वैसे कंफ्यूज मत होना, तुम ये पढ़ सकते हो कि हाँ बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी 3 डिग्री से ज़्यादा है। मोस्टली तुम बुक्स चेक करोगे जो जेई लेवल की बुक्स हैं उसमें तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बता रखी होगी 3 डिग्री से। 2017 के एडवांस के पेपर में, जेई एडवांस के पेपर में भी यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पर भी उन्होंने पहले आंसर जो पब्लिश किया गया, जो आंसर आया था उसमें यही था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक से। बट बाद में आंसर को करेक्ट किया गया था, मॉडिफिकेशन किया गया है उसमें, ठीक है। तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ भाई बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है अपना 3 डिग्री वाले से। चलो ये एक चीज़ कंप्लीट हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल जो हमें थोड़े ना पता होने चाहिए, थोड़ा सा जिनका आइडिया हमें हो। तो जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ ये वाला CH2 CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और मैं ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और एक मैं ले सकता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें तुम आंसर कैसे करोगे, देखो हमेशा ना एक बात ध्यान रखना कि जो ग्रुप चेंज होता है ना, आंसर हमेशा उससे ही निकलता है। तुम कभी भी, जैसे तुम स्टेबिलिटी कंपेयर करवा रहा है तुमसे, ठीक है, तो स्टेबिलिटी कंपेयर कराते वक्त ना हमेशा उस चीज़ के ऊपर फोकस करा करो जो जो जैसे इधर तुम्हें 3 कंपाउंड दिया ना, जो चीज़ चेंज हो रही है उसके ऊपर फोकस करो, जो सेम है ना उस पर फोकस मत करो कभी भी। जो चेंज हो रही है आंसर उसी से आएगा हमेशा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3 दे रखा है, CH2 दे रखा है, CH दे रखा है, तुम जानते हो भाई यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर कितना आएगा, बताओ भाई। तुम्हारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर तुम जानते हो कि परसेंटेज S कैरेक्टर 25% होता है, 25%। अगर तुम यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर देखोगे तो बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर sp3 था, यहाँ पर तुम्हारे पास sp2 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास में sp है। बताओ यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो तुम्हारे पास परसेंटेज S कैरेक्टर हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जिसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ। अब इसका मतलब है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा खींचेगा, ये रिलेटिवली कम खींचेगा, और ये बेचारा सबसे कम खींचेगा। तो बताओ कार्बोकेटाइन से तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो ना बेचारे को, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा इन कंपाउंड्स के अंदर वो ये आने वाला है। तो हमें यहाँ से कंसेप्ट क्या समझ में आया कि भैया परसेंटेज S कैरेक्टर अगर मैं हिलाऊँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिल जाएगी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चेंज होने की वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो काम करने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे जो इंडक्टिव है -I है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हेंस उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ भाई। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें दे दिया, एक मैंने दे दिया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और एक मैंने दे दिया तुम्हें ये सिंपल ये कैटाइन, ठीक है। तुम जानते हो भाई पहले वाले में रेजोनेंस हो सकता है, और दूसरे वाले में, तो पहले वाले में तो क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है ना, और दूसरे वाले में क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पहला वाला कंपाउंड है बेंजाइलिक वाला है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं थोड़ा अच्छा वाला। मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर है, और एक मैंने तुम्हें दे दिया ये वाला, एक मैं क्या करूँ कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा करके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कर दूँ, फिर दूसरा मैं क्या करूँ कि भाई डबल बॉन्ड यहाँ लगा करके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लगा दूँ। तो अब तुम ना पहले फैक्टर्स को देखा करो। मान लो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, तुम ये देखो कि किस में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। पहले वाले में देखो, पहले वाले में रेजोनेंस तो नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और कॉन्जुगेशन इस डबल बॉन्ड के साथ में नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, केवल और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है जो स्टेबलाइज करेगा इस कार्बोकेटाइन को, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में ना मेरे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ है, ठीक है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, रेजोनेंस में। तो मेरे पास यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो रेजोनेंस काम कर रहा है, प्लस 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये इसको स्टेबलाइज करेंगे। जबकि अगर हम थर्ड केस के अंदर लें तो थर्ड केस में देखो क्या आ रहा है, 2 हाइड्रोजन और इसका रेजोनेंस। तो इसका मतलब थर्ड में जो फैक्टर है वो है रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन किस में हो रहा है, रेजोनेंस प्लस 5
+5 अल्फा हाइड्रोजन में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, उसके बाद आएगा अपना थर्ड और उसके बाद आएगा फर्स्ट। ये अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर चलेगा, सेकेंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। चलो एक और बढ़िया एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लो ऐसा कर दिया, डिस्टेंस डिपेंडेंस के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। मान लो तुम्हें नाइट्रो दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक बार क्या किया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया और यहाँ लगा दिया Cn। अब तुम जानते हो कि नाइट्रो और Cn दोनों क्या शो करेंगे, -I शो करेंगे। फिर वही बात, सब कुछ कॉमन है, अगर तुम दोनों को देखो ना तो चेंज क्या हो रहा है, केवल नाइट्रो और Cn ये चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसी से आंसर आएगा। तो -I इफेक्ट नाइट्रो भी शो करता है और -I इफेक्ट Cn भी शो करता है, पर किसका -I ज़्यादा होता है? नाइट्रो का -I ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। भाई वो पहले गरीब है ना, तुम उससे और ज़्यादा गरीब बना रहे हो और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो -I इफेक्ट से, तो कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा? भाई सीधी सी बात है, ये वाला ज़्यादा, सॉरी हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगी, Cn वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। ऑल्दो अगर देखा जाए ना नॉर्मल टर्म्स में अगर बात करें तो Cn और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों ही सिचुएशन ख़राब है, ठीक है ना। तो या फिर तुम ऐसा समझो कि दबंग 2 और दबंग 3 है, दबंग 2 और दबंग 3 दोनों ख़राब हैं, पर दोनों में ज़्यादा ख़राब कौन सी है, वैसी कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, कि तुम्हें 2 कंपाउंड दे रखे हैं, अब दोनों ही अनस्टेबल हैं, पर दोनों में से ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा है वो वाला बताना था, ठीक है। तो ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, नाइट्रो वाला होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लो, हाँ ये एक अच्छा है, जैसे मान लो कि मेरे पास में 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ पे और मेरे को दे रखा है कार्बोकेटाइन। अब की बार मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूँ एक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। नॉर्मली मतलब 90 to 95% बच्चे जब मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चन तो वो ये बोलते हैं कि सर देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन -I शो करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो मोस्ट स्टेबल Cl वाला होना चाहिए, फ्लोरीन वाला कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। पर बस वहीं पे उनके साथ दिक्कत हो जाती है, क्यों, देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना तुम फ्लोरीन का -I नहीं देखोगे, तुम यहाँ पे फ्लोरीन का +R चेक करोगे। भाई मैंने तुम्हें बताया ना भी पिछले वीडियो में ही कि जहाँ पे भी तुम्हारे पास हीट्रो एटम के बगल, सॉरी कार्बोकेटाइन के बगल में एक हीट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो हमेशा अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये लोन पेयर का डोनेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन कैसा हो रहा है, 2p ओवरलैप होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो 2p के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी 2p वाली है, तो 2p ओवरलैप करेंगे, तो 2p ओवरलैप ज़्यादा अच्छा होता है। अब अगर मान लो मैं क्लोरीन के केस में बात करूं तो क्लोरीन के केस में जो लोन पेयर है वो 3p में है और ये कार्बोकेटाइन वाला जो लोन पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो 2p है, तो इसका मतलब इसमें जो ओवरलैप होगा वो 2p 3p का होगा और 2p 3p का ओवरलैप कैसा होता है, रिलेटिवली ख़राब होता है एज़ कम्पेयर टू 2p 2p। देखो हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा साइज़ सिमिलर होगा ना उतना ओवरलैप अच्छा होगा। अब एक तो तुम ले लो बेचारे को ऐसा और दूसरे को ले लो ये भारी भरकम, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे इतने अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो साइज़ मिसमैच नहीं होना चाहिए, साइज़ मिसमैच जितना कम होगा ओवरलैप उतना अच्छा होगा, ओवरलैप उतना अच्छा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हेंस हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि CF3+ जो है ना वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ऑर्बिटल ओवरलैप वाला कंसेप्ट भी तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और बना सकते हैं अपन लोग। मान लो मैं तुम्हें बना दूँ ऐसा कुछ कि यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया और एक मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे तुम ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, -I शो करेगा। यहाँ पर क्या हो सकता है ना, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके क्या बना देगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके कुछ ऐसा बना देगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या हुआ देखो, ऑक्सीजन के लोन पेयर के डोनेशन की वजह से ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन है। भाई ऐसा कुछ इसमें नहीं हो सकता ना सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या तुम ऑक्टेट कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कर सकते। सेकंड वाले में जो स्टेबलाइजेशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 अल्फा हाइड्रोजन से आ जाएगा बस, ऑक्सीजन के लोन पेयर का डोनेशन नहीं हो सकता। और तुम्हें पता है कि रेजोनेंस का जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबलाइजेशन। तो जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। ये कहानी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मतलब तुम्हें इन शॉर्ट ये पता होना चाहिए कि भाई अगर कहीं पे भी कार्बोकेटाइन है और बगल में एक हीट्रो एटम है जिसके पास में लोन पेयर है तो वो सिचुएशन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। एक बड़ा ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं, मेरे को मज़ा आता है इसको बताने में हमेशा। तो देखो
ये वाला है कुछ ऐसा कि भाई यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी लोग पता नहीं क्यों बताने के बावजूद गलती करते हैं, पर कोई नहीं, गलती के बिना क्या सीखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, फिर यहाँ पे हमारे पास में 2 ग्रुप लगा दिए हैं, और हमने क्या किया एक और केस में यहाँ पे 3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या चलने वाला है। देखो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो आंसर है वो किसके बेसिस पे आएगा, वो आएगा अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे इंडक्टिव से आंसर मत देना। कई लोग ये बोलते हैं कि देखो इस ग्रुप का इंडक्टिव है ना वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा आना चाहिए, है ना। इंडक्टिव से आंसर देते हैं वो बोलते हैं कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उसका इंडक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, अगर उसका इंडक्टिव सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा तर्क देते हैं, और वहीं पे उनके साथ लोल हो जाता है, ठीक है ना, वहीं पे आंसर गलत हो जाता है। अब इसको कैसे आंसर करना है वो देखो, इसको आंसर कैसे करते हैं हम लोग। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताऊँ कि ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बताया भी था कि हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग में भी काम करता है, कार्बोकेटाइन में काम करता है, एल्कीन में काम करता है, बेंजीन रिंग में भी काम करता है। बेंजीन रिंग में क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर के इस कार्बोकेटाइन को करेंगे स्टेबलाइज, जो बेंजाइलिक पोजीशन पर है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास में, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो मेरे पास में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए। यहाँ पर मेरे पास 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो ये नहीं आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग जो आंसर देते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से देते हैं, यहाँ पर हम लोग जो आंसर है उसको इंडक्टिव से नहीं देंगे बिल्कुल भी। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे इसको। फिर ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बेंड्स रूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ब्रेड्स रूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं यूज़फुल है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए। चलो नेक्स्ट वाला देखो, इसके अंदर क्या है कि तुम्हारे पास में ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे OH दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, वरना समझ में नहीं आएगा, बॉन्ड नहीं मूव होता है फिर। देखो एक तो मैंने बनाया ये, ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन। दूसरा मैंने क्या बनाया कि भैया यहाँ पर मेरे पास में है इस पर पॉजिटिव, और मैंने यहाँ पे मान लो लगा दिया नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O-, और मैंने लगा दिया एक बार क्या यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर लगा दिया कार्बोकेटाइन। देखो कॉमन क्या है, कॉमन तो ऊपर वाला बेंजाइलिक है, तो उससे आंसर नहीं देना है हमें, हमें आंसर देना है इस OH से। OH, नाइट्रो और CH3 ये ग्रुप लगा रखें। देखो नाइट्रो वाला तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है उल्टा। भाई तुम देखो ना, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, और इस वाले को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो तुम्हारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बताओ कैसा बनेगा। जब तुमने ये वाला रेजोनेंस कराया तो तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है। देखो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर भी आ जाएगा पॉजिटिव, डबल डबल, यहाँ पर आ गया डबल NO-, यहाँ पर आ गया O-, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। एक भिखारी को दूसरे भिखारी के पास बैठा दिया, ठीक है ना, तो परेशान हो जाएंगे ना दोनों। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी, सबसे कम, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। भाई बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन एटम लगा हुआ है, जो बेंजाइलिक पोजीशन वाला कार्बन है, वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुम उससे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो, तो सीधी सी बात है कि सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे खराब। क्योंकि बाकी के दोनों केसेस अगर तुम फर्स्ट में और थर्ड में देखो, तो फर्स्ट में तो रेजोनेंस काम कर रहा है और थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। पर नाइट्रो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो मतलब वो सबसे अनस्टेबल बना देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड की सबसे खराब होगी स्टेबिलिटी और फर्स्ट और थर्ड की ज़्यादा होगी। फर्स्ट और थर्ड में से किसकी ज़्यादा होगी वो देखते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कर रहे हो तुम लोग, इस लोन पेयर को मूव कराऊँ अगर मैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा। देखो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, मेरे पास डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ डबल और यहाँ पर डबल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। भाई कार्बोकेटाइन को तुमने पूरी तरीके से स्टेबलाइज कर दिया, है कि नहीं। तुम क्या कर रहे हो, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट कर दे रहे हो, मतलब उसको पूरी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्डिंग करा दी तुमने, तो ज़्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा ना एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो क्या करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, किसकी, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है।
वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का को प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हेंस हम लोग बोलते हैं, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि रेजोनेंस एक ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले में रेजोनेंस काम कर रहा है और थर्ड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट की ज़्यादा हो जाएगी और जो थर्ड वाले की है वो कम हो जाएगी, और सेकेंड वाले की तो ऑफकोर्स सबसे कम है ही। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा विड्रॉ कर लेता है। तो अभी भी कार्बोकेटाइन को हमने ख़त्म नहीं किया है ना। तो इतना करने के बाद में अभी भी मैं एक वीडियो और है जो बनाऊंगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, और अगर मुझे कुछ और नया लगा, ज़रूरत लगी, तो वो भी बना देंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी बताना है क्योंकि कार्बोकेटाइन के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो यूज़ होता रहता है अपने पास। तो बाकी यही है यार, देखो अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ यूज़फुल था, तुम्हारे कोई ऐसी तुमने चीज़ सीखी जिसमें तुम यूजुअली गलती करते हो या तुम कर सकते थे, तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसा है कि जो पता होनी चाहिए थी पहले से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, क्योंकि देखो नॉर्मल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो हर कोई बता देगा, ठीक है ना। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो वो है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, देख लो इसको, है ना, अपना जो है कंसेप्ट क्लियर कर लो। और बाकी वही वाली बात है लास्ट में कि भाई सब्सक्राइब जरूर से करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अपनी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो सब्सक्राइब नहीं करती है। तो बाकी कोई बात नहीं यार, अगर आपको कंटेंट नहीं लगता है अच्छा तो ठीक है, पर अगर लगता है, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो एक बटन दबाने में मुझे नहीं लगता कि आप कोई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे, है ना।